नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का, लेकिन उससे पहले कुछ खबरों का रुख करते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रदेश को जिस विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया, उसी का 7 अक्टूबर तक सरकार उत्सव मनाएगी। तो ये कार्यक्रम लखनऊ में किया जा रहा है, जो कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसको सरकार ने विकासोत्सव नाम दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार करने का दावा किया है। सरकार का मानना है कि पिछड़ा उत्तर प्रदेश की पहचान छोड़ सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश उभरा हुआ है। सरकार के इस विकास उत्सव के अंतर्गत लखनऊ सहित प्रदेश भर में आज 7 अक्टूबर तक विविध आयोजित होंगे। वर्षगांठ के विशेष मौके पर रविवार को लोक भवन में भव्य समारोह भी आयोजित किया जाए। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, इसके लिए कार्य किया। तो योगी सरकार को 4.5 साल हो गए और इस साल को विकास उत्सव के रूप में मना रहे हैं और साथ में जो भी काम किया है वो लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएगी। चुनावी मोड में आ चुकी सरकार और भाजपा उत्तर प्रदेश इकाई योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नेताओं को मैदान पर उतार रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आज कार्यकाल के 4.5 साल का समय पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में मीडिया को अपनी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को अवगत कराएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपनी सरकार के सारे कामों की बुकलेट भी जारी करेंगे। उनकी सरकार के मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के निवासी केंद्रीय मंत्री, सांसद और राज्यसभा सदस्य जिलों में मोर्चा संभालेंगे। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित के विकास को शिरोधार्य करके रात दिन काम करके प्रदेश में सुशासन स्थापित कर योगी सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरी। सफल 4.5 साल पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि 54 गुजरे 6 महीने बचे इससे दबी सरकार के किसान, गरीब, महिला और युवा पर अत्याचार की बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के बहकावे फुसला देने वाली जुमलेबाजी सरकार है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ और फिर झूठ बोला जा रहा है। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी को अपराध से मुक्त करने के वादे के साथ सत्ता में आई अपराधियों का स्वर्ग बन चुका है। चोरी, हत्या, महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध राज्य में आम बात हो गई। प्रदेश की योगी सरकार असहाय बन गई है और इसने अपराधों को रोकने में असफल रही है। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है और एमसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं तथा दलितों के खिलाफ अपराध, हत्या और अपहरण के मामलों में, हिंसक अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉपर बना हुआ है। यूपी सरकार के दावों को ठीक उलट यूपी में अपराध राज चरम पर है। इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने कही है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं और पार्टी का चेहरा है। उनके नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री बनने या न बनने का फैसला खुद प्रियंका गांधी करेंगी। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस बार यूपी एक नया अध्याय लिखेगा और कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। प्रयागराज आए सलमान खुर्शीद ने यूपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा कि जनता को केवल छला जा रहा है, रोजगार के नाम पर बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं से बार बार अत्याचार हो रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को 21 सितंबर को लखनऊ में मुलाकात होनी है। इस बैठक में भागीदारी संकल्प मोर्चा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि ओवैसी ने यह बयान जारी किया है कि 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चे से उन्हें 100 सीटें मिल गई है। राजभर ने कहा कि संयोजक होने के नाते अभी उन्होंने सीटों का बंटवारा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मोर्चे में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। अमेठी कुश्ती प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। वहीं प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा, विधायक मैंकेश्वर नारायण सिंह और राज्य मंत्री विजय पासी और कई सांसद, विधायक और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पराभव के दौरे में गुजर रहे रालोद के इस बार किसान आंदोलन सहित कई और मुद्दों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति संजीवनी मिलने की पूरी उम्मीद है। ओम जयंत चौधरी अपने दादा और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक कर्मभूमि छपरौली में श्रद्धांजलि सभा के जरिए विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज करने जा रहे हैं। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में जयंत चौधरी के सिर अजीत सिंह की विरासत की पगड़ी बांधी जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खास चौधरी भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील कुमार वर्मा के आगंतुक वस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट की। लखनऊ से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की फेक आईडी बनाकर पैसे की मांग की गई, जिसकी जानकारी देते हुए कौशल किशोर ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया और लिखा कि अगर मेरे नाम से कोई पैसे की मांग करता है तो उसे पैसे कतई ना दें। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा 7 अक्टूबर को आगरा में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं, जिसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी और तौकीर आलम ने हरियाली वाटिका में बैठक कर जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अबू आसिम ने योगी सरकार के सुशासन और गुंडों के खिलाफ की गई अब तक की कार्रवाई के जवाब देते हुए कहा कि अब तो मंत्री, एमपी और एमएलए भी गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। कानून व्यवस्था के खराब स्थिति के चलते बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट भी वापस जा रहे हैं और एमओयू कैंसिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को बेअकल कहते हुए कहा कि जिनके पूर्वज पहले ही दलाली के दलदल में फंसे हुए हैं वो खुद दलाल ही होंगे। मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में आज ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा कर रहे हैं। वहीं इस ब्राह्मण समाज सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों के एकजुट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। मुजफ्फरनगर के 28 पुलिसकर्मियों को आयोग ने तबादला कर दिया, जहां 3 साल से अधिक समय से 11 थाना प्रभारी समेत कुल 28 पुलिसकर्मी निरीक्षक तैनात थे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है कि यदि किसी जिले में चुनाव होने वाले हैं तो वे पुलिस अधिकारी उस जिले में तैनात नहीं रह सकते, जिन्हें वहां सेवाएं देते हुए कम से कम 3 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता की पोल बारिश ने खोल दी है। शुक्रवार को बारिश के बाद आजमगढ़ के एक्सप्रेस वे के बीच में 50 मीटर लंबी दरार दिखी। शनिवार को सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे में बारिश के चलते जगह जगह धंस गया, कई जगह गड्ढे भी दिखाई दिए। बता दें कि सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित हलियारपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से निकाला गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपीडी चेयरमैन अवनीश अवस्थी तक समय समय पर इसका निरीक्षण करते आ रहे हैं।
सरकार एक्सप्रेस वे को जल्द शुरू करने की तैयारी में है। बीते दिनों प्रदेश की कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य से लेकर गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से डेंगू और वायरल बुखार के 1500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के इलाके पूरी तरह प्रभावित दिखाई दिए। फिरोजाबाद में अब तक 61 लोगों की जान भी जा चुकी है। फिरोजाबाद में 450 से अधिक लोगों की अस्पतालों की स्थिति खराब है। प्रयागराज से अब तक 97 डेंगू वायरल मामले सामने आ चुके। आगरा, गाजियाबाद और नोएडा में भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ में डेंगू के 10 नए मरीज मिले, जिनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बता दें कि बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी में एक पॉजिटिव केस, 2 डेंगू पॉजिटिव मरीजों की भर्ती की गई। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक गंगा नदी, बदायूं, शारदा, खीरी और कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। कानपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और कई नदियां उफान पर हैं। रायबरेली के सालोन तहसील क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के चलने कच्चे मकान की दीवार गिर गई, जिससे मलबे में दबकर 45 साल के एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर महोबा से है। महोबा में एक युवक ने नाम और धर्म छिपाकर नाबालिग को प्रेम के झांसे में फंसाया। वहीं जब आरोपी की पहचान हो गई तो वह छात्रा को प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाकर 10वीं फेल छात्रों को पास करने वाले गिरोह का खुलासा किया। वहीं चिन्हट पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक विकलांग महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर दोनों बच्चों के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सूझबूझ से महिला सहित दोनों बच्चों की जान बचाई। महोबा में युवक ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और तीमारदारों से धन वसूली की जा रही, जिसकी पोल खोलते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्रीय मांग को लेकर अधीक्षक डॉक्टर आशीष कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बिजनौर के कोतवाली शहर में गोवध अधिनियम के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मुमताज के घर कुर्की का नोटिस पहुंचा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर घर वालों को कुर्की का नोटिस थमाया। वहीं गांव में इसकी घोषणा पर कार्रवाई शुरू हो गई। लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में एनसीबी के अधिकारियों ने पुनीत के घर देर रात छापेमारी की। अपराधी प्रतिबंधित दवाई लखनऊ से विदेश भेजा करते थे। वहीं छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई जब्त की गई। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की। श्रावस्ती में परिवार से नाराज होकर एक युवक ने पिता के सामने ही राप्ती नदी में कूदकर जान दे दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव की तलाश की, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 अंतर प्रांतीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तस्करों के पास से 198 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में तेल डिपो के पास खड़े ट्रैक्टरों से तेल चोरी करने वाले 2 दर्जन महिलाओं और पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में डीजल चोरी करने वाले गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने चोरों के पास से एक टैंकर के साथ सैकड़ों लीटर डीजल भी बरामद किया है। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के तहत गांव में जाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान महिला पुलिस अधिकारियों गांव में चौपाल लगाकर मिशन शक्ति अभियान फेज 3 के बारे में महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में कानून नियमों के साथ बताते हुए जागरूक कर रही हैं।
मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में देवर ने भाभी के ऊपर चाकू से अनगिनत वार कर दिए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानक मक्ता गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेक कर परिसर में झाड़ू लगाया, साथ ही प्रदेश की खुशहाली और अमन के लिए प्रार्थना की। राजधानी देहरादून में आज भाजपा की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद समापन कार्यक्रम में कई घोषणाएं और शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा गया है। वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही। हर की पौड़ी से शुरू हुई दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा में पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार को परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एकजुटता, संगठनात्मक क्षमता और जन समर्थन दिखाने के लिए भाजपा पर जमकर हमला बोला। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून आदि का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को फेल बताते हुए कांग्रेस को जिताने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी में हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वे तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। केजरीवाल के आने को लेकर पार्टी और कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखाई दिया। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शनिवार को शुरू हो गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्राएं चालू हो गई। तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर दिखाई दी। पहले दिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड की ओर से 19,000 से ज्यादा ई पास जारी किया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में 400 यात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने बाद यात्रा को संचालित किया गया। हाईकोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के बाद ही सरकार ने शनिवार से कोर्ट के निर्देशानुसार चारधाम तीर्थ यात्रा पहले दिन देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से लगभग 19,491 दिखाई दिया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से लगभग 19,491 ई पास जारी किए गए। नवरात्रों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड की ओर से चार धामों में प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित संख्या के आधार पर ही ई पास जारी किए जाएंगे। देहरादून में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार के बाद अब परिवहन विभाग भी सचेत हो गया है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड जारी कर दिया। अगर वाहन संचालन चार धाम यात्रा पर किसी श्रद्धालु को लेकर चाहता है तो पहले उन्हें नाम पंजीकृत कराना होगा। इसके बाद ही श्रद्धालु को चार धाम यात्रा पर ले जा सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बीते 24 घंटे में 17,800 से अधिक लोगों की जांच, महज 21 लोगों की संक्रमित मिली, जबकि 14 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले देहरादून से सामने आए। उत्तराखंड सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 3,43,376 मामले सामने आ चुके। हालांकि इनमें से 3,29,619 संक्रमित लोग ठीक हो चुके, वहीं 7,890 लोगों की जान जा चुकी। प्रदेश में संक्रमण दर 0.12% पाई गई और संक्रमित मामलों की संख्या 282 रह गई। टिहरी जिले में वर्तमान में एक भी सक्रिय मामला नहीं पाया गया और प्रदेश में रिकवरी रेट 95% से ऊपर रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देहरादून में देखने को मिले, जहां 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा 6 चमोली, 2 उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी, एक अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल से सामने आए। वहीं 7 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण का मामला एक भी नहीं पाया गया। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में अब 108 एम्बुलेंस की तरह 102 में कॉल करने पर निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध होगी, जो गर्भवती महिलाओं से लेकर प्रसव के बाद मां और बच्चे की सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हल्द्वानी के कुमायूं में 2 खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने गेहूं, चावल और चीनी की गुणवत्ता की भी बारीकी से परीक्षा निरीक्षण किया। वहीं आरएफसी ने खाद्यान्न को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। देहरादून के प्राइवेट अस्पताल की हाल में कोविड-19 के मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों ने अवैध वसूली की थी। इस मामले का पता लगने पर अस्पताल ने मरीजों से पैसे वापस लौटा दिए हैं।
कानपुर के बड़दा थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन करने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट होगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। बिजनौर के कालागढ़ क्षेत्र में अजगर सांप घर के अंदर घुसे मुर्गियों के बाड़े में घुस गया और मुर्गियों को अपना निवाला बना लिया। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन अमला पहुंची और रेस्क्यू कर अजगर को बाहर निकाला गया। अमेठी के रामशाहपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में महिला समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। इटावा के भरथना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी पिकअप की सीट के नोटों से भरा थैला चोरों ने पार कर दिया। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा दे। बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कर्नल कोठियाल दिनेश मोहनिया रहे मौजूद। उत्तराखंड का युवा रोजगार मांग रहा, इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। उत्तराखंड के 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में सुधारेंगे, इस तरीके की बात भी केजरीवाल ने कही है। उत्तराखंड में बनाया जाएगा रोजगार पलायन मंत्रालय। सरकार बनने के बाद 1 लाख नौकरियां दी जाएगी। उत्तराखंड के बच्चों के लिए जॉब पोर्टल भी तैयार किए जाएंगे, इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज केजरीवाल का दौरा उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है, साथ ही कई घोषणाएं भी प्रदेश के लिए की है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से। कर्नल कोठियाल दिनेश मोहनिया भी अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। उत्तराखंड का युवा रोजगार मांग रहा है, बेरोजगार है, इस तरीके की बात केजरीवाल ने कही है। साथ में 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में आम आदमी पार्टी सुधारेगी, ये बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही है। वहीं बीजेपी सरकार ने अपने 4.5 साल पूरे कर लिए। इसी उतार चढ़ाव भरे सफर में योगी सरकार को कई बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मुश्किल का सामना किया। आखिर 4.5 साल उनका कैसा रहा, ये रिपोर्ट। विपक्ष भले ही प्रदेश सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, भाजपा सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता सीना ठोक के कह रहे हैं उनके 4.5 साल बेमिसाल। लखनऊ से जनता टीवी के लिए व्याख्या करना।